अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने नेक्स्ट टॉपिक्स अपने पढ़ने हैं, ठीक है। डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे हम वाटर की, टेस्ट योरसेल्फ पढ़ेंगे 15.2, एक साइड ब्लॉक पढ़ेंगे और साथ में वाटर पोल्यूशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने पढ़ तो लिया था कि एक परमानेंट हार्ड वाटर होता है और एक टेम्प्रेरी हार्ड वाटर होता है और एक साथ में सॉफ्ट वाटर होता है। तो ये जो हार्ड वाटर होता है हम इसको क्यों नहीं यूज़ कर लेते, हम उसको सॉफ्ट करने की ज़रूरत क्या है हमें। तो एक बात मैंने आपको पहले बताई थी कि जो हार्ड वाटर होता है उसकी डेफिनेशन में आपने पढ़ा था कि वो सोप के साथ अच्छी लेदर नहीं बनाता, झाग नहीं बनाता। असल में जो हमारा वॉशिंग एक्शन परफॉर्म करना होता है वाटर के अंदर, जो भी हमारा सोप या हमारा डिटर्जेंट होता है वो उस झाग जो बनती है, जो लेदर बनती है उसके साथ होता है। ठीक है। तो जो अगर वो झाग ही नहीं बनाएगा तो फिर वो क्लीनिंग एक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा, इसलिए वाटर को सॉफ्ट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे कुछ डिसएडवांटेजेस दी हुई हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं अगर हम हार्ड वाटर को यूज़ करते हैं। पहले ये बताया कि इसकी वजह से लार्ज क्वांटिटी सोप की यूज़ होगी, क्योंकि हमें ज़्यादा सोप यूज़ करना पड़ेगा झाग को बनाने के लिए। थोड़े सोप के साथ जो है वो ज़्यादा झाग नहीं बनेगी। ठीक हो गया। दूसरा उसने बताया ड्रिंकिंग हार्ड वाटर काजेज स्टमक डिसऑर्डर्स। हार्ड वाटर में आपको पता है कार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम के भी और मैग्नीशियम के भी। अब ये कार्बोनेट्स क्या करते हैं कि हमारे स्टमक की वॉल के ऊपर क्या करते हैं, डिपॉजिट होना शुरू हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से अक्सर आपने सुना होगा ना, मैदे की पथरी हो गई है। तो इसका मतलब होता है कि वो मोस्टली इश्यूज़ जो हैं वो लोगों को आ रहे होते हैं क्योंकि उनका पानी जो है वो प्योर नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड वाटर इज़ अनफिट फॉर यूज़ इन स्टीम इंजन्स। ठीक है। ऐसे इंजन्स होते हैं, ये ऐसे चीज़ें होती हैं जो कि भाप से चलती हैं। ठीक है। जैसे स्टीम ट्रेन्स जो थी पुराने ज़माने में चलती होती थी, उसमें क्या होता था कि पानी को इस्तेमाल किया जाता था और पानी को गर्म करते थे, वो वेपर्स में कन्वर्ट होता था और वो जो वेपर्स होते थे, जो गैसेस में जब वाटर जाता था उसकी वजह से जो है वो इंजन चलता था। ठीक है। और ऐसा जो है स्टीम इंजन्स बहुत से इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि वाटर जो है वो एक कह लें कि क्योंकि फ्यूल बेसिकली वो ये ना हीट ही देनी है ना, तो जो वेपर्स जो स्टीम क्या होती है, हीटेड वेपर्स ऑफ वाटर। ठीक है। वाटर के जो वेपर्स हीटअप हुए होते हैं उनको स्टीम बोलते हैं। तो वो भी हीट ही देनी होती है हमने, जब हमें कोई भी बर्निंग का प्रोसेस करना होता है तो उसके लिए मोस्टली जो है स्टीम इंजन्स वगैरह को भी यूज़ किया जाता है। बॉयलर्स हैं एंड टरबाइंस हैं। टरबाइंस आपको पता है कि जिससे हम जो हमारे डैम्स वगैरह पे लगे होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, क्योंकि वो कहते हैं कि अनफिट है इन यूज़ों के लिए, क्योंकि इसमें इंसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम साल्ट्स होते हैं जो कि उनकी जो मशीनरी होती है ना उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। वो डिपॉजिट होकर क्या करते हैं कि स्केल्स बना देते हैं, यानी एक लेयर से बना देते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब आप वाटर को बॉयल करते हैं तो क्या होता है कि आपने जिस बर्तन के अंदर वाटर को बॉयल किया होता है तो वो उसके नीचे जो है वो एक वाइट कलर सी लेयर सी आ जाती है। अगर आप एक ही बर्तन के अंदर 1 महीने तक पानी को रोज़ बॉयल करें तो आप देखोगे कि उस बर्तन की बॉटम के ऊपर साल्ट्स की इतनी थिक लेयर जम जाती है कि फिर उसको उतारना मुश्किल होता है। उस लेयर को बोलते हैं स्केल्स। तो इसी तरह ये जो इंजन्स वगैरह होते हैं, जो टरबाइंस वगैरह होते हैं, इसमें जब आप हार्ड वाटर को यूज़ करते हैं तो उनके ऊपर भी क्या होता है कि वो जो साल्ट्स होते हैं उनकी लेयर जमना शुरू हो जाती है। ठीक है। अब उस लेयर की वजह से क्या होता है कि वो जो इंजन होता है ना उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हीट के बैड कंडक्टर्स होते हैं। बस अगर उसने करनी ही हीट को ट्रांसफ़र है और हीट ही उससे अगर ट्रांसफ़र नहीं हो रही तो हमारा जो इंडस्ट्री होगी वो तो लॉस में चली जाएगी। एंड हैंस मोर फ्यूल इज़ यूज, तो हमें इसके लिए ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको ज़्यादा हीटअप करने के लिए। फिर इंसोल्यूबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट्स नॉट ओनली रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द इंजन, वो सिर्फ इंजन की एफिशिएंसी को रिड्यूस नहीं करते, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि बॉयलर कभी कभी फट भी जाता है। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर हीट रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। हम नीचे से उसको हीट ज़्यादा दे रहे हैं लेकिन वो जो हीट है उसकी कंडक्शन कम हो रही है, तो उसके अंदर ही हीट रहने की वजह से वो क्या करता है कि जो हमारा इंजन होता है, जो हमारा सिस्टम होता है वो बर्स्ट कर जाता है, फट जाता है। टेस्ट योरसेल्फ, इसमें जो तकरीबन सारे क्वेश्चंस हैं वो जो कल का टॉपिक हमने पढ़ा था उसी से रिलेटेड है। विच साल्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है। इसमें जब आपने टॉपिक पढ़ा था काजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, उसमें जो इक्वेशन के नीचे वाला पैराग्राफ है ना, ठीक है, वो वाला आपने करना है। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास एक्सप्लेन द केमिस्ट्री ऑफ रिमूविंग द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर बाय बॉइलिंग। इसमें बाय बॉइलिंग वाला पूरा पॉइंट आपने बताना है। वट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसमें परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर में बिफोर वॉशिंग सोडा से 3 लाइंस थी वो आपने इसके अंदर लिख देनी है। ठीक हो गया। हाउ एडिशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट रिमूव्स परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। इसमें बाय यूजिंग वॉशिंग सोडा, वो वाली पूरी एक्सप्लेनेशन आपने देनी है। हाउ सोडियम जियोलाइट सॉफ्टन्स वाटर। इसमें आपने जो है वो सोडियम जियोलाइट जो है वो डायग्राम से पहले तक आपने सोडियम जियोलाइट के यूज़ सारा बताना है। ठीक हो गया। जो फर्स्ट इक्वेशन है ना वहाँ तक। नेक्स्ट हमारे पास व्हाट डू यू मीन बाय बॉयलर स्केल्स, हाउ आर दे रिमूव्ड। ठीक है। और ये वाला पॉइंट नंबर 3 आपने इसमें करना है। ठीक है। बॉयलर स्केल्स क्या होते हैं। ठीक है।
और आप उसको रिमूव कैसे करोगे कि आप सॉफ्ट वाटर यूज़ करो, वाटर को पहले सॉफ्ट करोगे और फिर आप उस वाटर को जो है अपने स्टीम इंजन्स में और जो है वो दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करोगे, टरबाइंस वगैरह में। अच्छा, ये टेस्ट योरसेल्फ है, हार्ड वाटर हैम्पर्स द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट था, या जिसकी वजह से मोस्टली वाटर को सॉफ्ट किया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया हुआ है। हैम्पर का मतलब होता है किसी भी चीज़ में रुकावट बनना, तो कह रहा है कि उसका क्लीनिंग एक्शन कम कर देते हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि असल में क्लीनिंग एक्शन उस झाग ने परफॉर्म करना होता है जो कि पानी के अंदर बनती है। अगर झाग कम बनेगी तो फिर असल में होता पता क्या है, जो हमारे डिटर्जेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर होते हैं एंजाइम्स। क्लीनिंग एक्शन उन एंजाइम्स ने परफॉर्म करना होता है। तो झाग होती है ना, वो उन एंजाइम्स को प्रोवाइड करती है सरफेस एरिया, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा मैं डेप्थ में आपको नहीं बताऊंगी, बस आपने ये याद रखना है कि जो क्लीनिंग एक्शन होता है वो झाग की वजह से परफॉर्म होना होता है, ठीक है। तो अगर झाग कम बन रही है तो इसका मतलब है कि क्लीनिंग एक्शन भी कम होगा, ठीक है। और इसलिए हमें ज़्यादा सोप इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा झाग बने। सोप इज़ द सोडियम साल्ट ऑफ द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सोप बेसिकली जो है वो बेस होती है, ठीक है। लॉन्ग चेन साल्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का। हार्ड वाटर कंटेन साल्ट ऑफ मैग्नीशियम, हार्ड वाटर के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम के साल्ट होते हैं, ये हम पढ़ते आ रहे हैं अभी। दीज आइंस रिएक्ट विद सोप, ये सोप के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं और इनसोल्यूबल प्रेसिपिटेट्स बना देते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के सॉल्ट्स के, फैटी एसिड्स के, जिसको आप बोलते हो स्कम। एज ए रिज़ल्ट अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोप इज़ वेस्टेड इन स्कम फार्मेशन। तो बहुत ज़्यादा सोप क्या होता है स्कम फार्मेशन में, यानी होता क्या है कि असल में जो डिटर्जेंट होता है उसने पानी के साथ रिएक्ट करना होता है और पानी के अंदर बनानी होती है झाग। लेकिन अब पानी के अंदर जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम भी मौजूद है, तो वो पानी की बजाय क्या करता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से रिएक्ट करना शुरू कर देता है। तो झाग बनाने के बजाय वो क्या बनाना शुरू कर देता है, स्कम बनाना शुरू कर देता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि सोप की एफिशिएंसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि उसने वाटर की बजाय किससे बॉन्ड बना लिया है अब, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट से, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, वाटर पोल्यूशन इज़ द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, ठीक है। कोई भी चीज़ जो है ना अगर अपनी गंदी हो जाती है किसी भी चीज़ की वजह से, कोई एक्सटर्नल एजेंट की वजह से, इंटरनल एजेंट की वजह से, तो उसको हम बोलते हैं कि ये क्या हो गई है, पोल्यूट हो गई है। अगर पानी गंदा हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन, अगर एयर गंदी हो रही है तो हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन, अगर सॉइल गंदी हो रही है तो हम कह रहे हैं लैंड पोल्यूशन है, ठीक हो गया। अब वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हैं हमारे पास, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ओशंस हैं और ग्राउंड वाटर है। ग्राउंड वाटर यानी जो ज़मीन के नीचे पानी होता है उसको बोलते हैं। वाटर पोल्यूशन अकर्स होती कब है, वाटर पोल्यूशन जब पोल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज डायरेक्टली, या तो हम डायरेक्टली पानी के अंदर पोल्यूटेंट्स को डाल दें, यानी हम डायरेक्टली कूड़ा करकट पकड़ें और उसको डाल दें समुंदर के अंदर या रिवर्स के अंदर या लेक्स के अंदर, ठीक है। या इनडायरेक्टली, जैसे इनडायरेक्टली कैसे जाएगा कि जैसे हमने ज़मीन के ऊपर कूड़ा फेंक दिया, बारिश हुई, बारिश जो थी वो उस कूड़े के ऊपर भी सारी सी बातें गिरेगी और उस कूड़े को ड्रेन करते हुए या उसके अंदर जितने भी जर्म्स थे या जितने भी केमिकल्स थे उनको ड्रेन करते हुए अपने साथ ले जाए इन वाटर बॉडीज़ के अंदर, ठीक हो गया। विदाउट एडिक्वेट ट्रीटमेंट, यानी आपने वाटर को ट्रीट नहीं किया, उसको क्लीन नहीं किया या उन चीज़ों को क्लीन नहीं किया और उनको क्लीन करने से पहले ही आपने क्या कर दिया, वाटर के अंदर ऐड कर दिया, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हार्मफुल कंपाउंड्स क्या करते हैं, वाटर के अंदर चले जाते हैं। अच्छा, अब वाटर पोल्यूशन में जो है किस तरह से काज हो रही होती है, उसमें आप तीन चीज़ें पढ़ेंगे, तीन काजेज़ समझने पड़ेंगे या तीन सोर्सेज हैं ये वाटर पोल्यूशन के। एक इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस है, यानी इंडस्ट्रियल से जो वेस्ट मटेरियल्स आते हैं। डोमेस्टिक इफ्लुएंस हैं जो हमें हमारे जो घरों से निकलते हैं वेस्ट इफ्लुएंस, ठीक है। और तीसरा है एग्रीकल्चर इफ्लुएंस। पेपर में क्वेश्चन आता है आपको कि व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन, गिव डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कोई हेडिंग इस चैप्टर में पढ़ी नहीं होती कि सोर्सेज कौन से हैं वाटर पोल्यूशन के। तो ये तीनों जो हैं ये वाटर पोल्यूशन के सोर्सेज हैं। अगर तो आपको ये क्वेश्चन आया कि सोर्सेज बताएं सारे, तो आपने तीनों के जो है वो इन टॉपिक्स दे के हर टॉपिक के अंदर उसकी डेफिनेशन देनी है और दो दो तीन तीन उसके जो है वो काजेज़ या उसके जो रीज़न्स हैं वो आपने बता देनी है, ठीक है। थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में आपने तीनों टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर देना है। या फिर ये तीनों टॉपिक्स जो हैं वो सेपरेटली लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं कि आपसे पूछ सकता है कि एक्सप्लेन व्हाट डू यू नो अबाउट इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट, या राइट एन नोट ऑन इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट और डोमेस्टिक इफ्लुएंट और एग्रीकल्चर इफ्लुएंट, ठीक हो गया। अच्छा, आज हम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर इंस्टॉल्ड टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड सब्सटेंसेस। इंडस्ट्रियल यूनिट्स होते क्या हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो हैं वो हमारी फैक्ट्रीज़ हैं जिनको हमने बनाया हुआ होता है, इंस्टॉल किया होता है, तरतीब दिया होता है ताकि हम उनसे अपने डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स बना सकें, ठीक है। जैसे केमिकल्स हैं, कपड़े हैं, लेदर हैं, गुड्स हैं, पेपर है, प्लास्टिक है, पेट्रोकेमिकल्स आइटम्स हैं, रबर की आइटम्स हैं, ठीक है। वो सब चीज़ें हम क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल यूनिट से बनाते हैं। ऑन कमर्शियल स्केल, कमर्शियल स्केल का मतलब होता है कि जिसकी आप ख़रीदो फरोख्त कर सकते हो, ठीक है। यानी एक होती है डोमेस्टिक लेवल पे बनाते हैं और एक होता है कमर्शियल लेवल। जब डोमेस्टिक लेवल पे बनाते हैं इसका मतलब है सिर्फ आप अपने इस्तेमाल के लिए कोई चीज़ बना रहे हैं। जब कमर्शियल लेवल पे बनाते हैं इसका मतलब है कि आप उसको बेचने के लिए बना रहे हैं, ठीक हो गया।
to meet the needs of the society. But unfortunately, all the industrial unit discharge their waste, chemicals and solid material either to open ground or to water channels. This is called industrial effluents. ठीक है, अब क्या करता है कि वो कहता है कि जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी उनके वेस्ट होते हैं उनको डिस्चार्ज कर देते हैं। कहाँ पर डिस्चार्ज करते हैं? पानी के अंदर। ठीक है, उन इफ्लुएंट्स को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। नेक्स्ट पे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट की डेफिनेशन दी हुई है। ये डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है, मैं जहाँ से रीड करूँगी। द इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स में बी हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स। अब हो क्या क्या आ सकता है उसके अंदर? या तो वो कोई भी टॉक्सिक या नुकसानदेह ऑर्गेनिक केमिकल होगा, या कोई इनऑर्गेनिक सॉल्ट होगा, या फिर कोई हैवी मेटल होगा, या फिर कोई मिनरल एसिड होगा। मिनरल एसिड कौन कौन से होते हैं? HCl, HNO3, H2SO4। ठीक है, या फिर ऑयल्स होंगे, या फिर ग्रीजेस होंगे जो कि वाटर में सोल्यूबल होते हैं। ठीक हो गया, ये है इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट की डेफिनेशन। ऑन द अदर हैंड, वाटर यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट इन इंडस्ट्रीज। अब वो कह रहा है कि जो वाटर क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज़ करते हैं, यानी सारी सी बात है, अगर आपने एक मशीनरी लगाई है या बॉयलर लगाया हुआ है या कोई स्टीम इंजन है तो उसको साफ़ भी तो करना है ना। घर में अगर आप बर्तन इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या करते हैं? आप उसको धोते भी हैं। तो इस तरह जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें भी जो मटेरियल वगैरह यूज़ किया जाता है उसको वॉश भी किया जाता है। अब उसमें वो कह रहा है कि उस वाटर को जो क्लीनिंग एजेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है, जब वो गंदा हो जाता है तो उसको डायरेक्टली क्या करते हैं, हम रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर डिस्चार्ज कर देते हैं। उस वाटर के अंदर भी बहुत से टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं और डिटर्जेंट्स होते हैं। ठीक हो गया।